95,000 85 लाख 95 लाख वोट लेके आते हैं, सत्ता पे काबिज होता थे, हम करोड़ों में वोट लेके आते हैं और कहते हैं कि एमओआई समीकरण ध्वस्त हुआ। अरे ध्वस्त हुआ है यहाँ का विश्वास। इलेक्शन कमिश्नर बिक गए हैं, सीबीआई ईडीज बिकी हुई है, संविधान के रक्षक संविधान के भक्षक बन चुके हैं। ये हार हार जो चिल्ला रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, इतनी बेशर्मी। एमओआई समीकरण ध्वस्त हो गया। यहाँ 1,90,00,000 के करीब हमको वोट मिले और कहते हैं कि एमओआई समीकरण ध्वस्त हो गया। कौन सा पलायन कब रुकेगा? शिक्षा पे पलायन कब रुकेगा? चिकित्सा पे पलायन कब रुकेगा? बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी? इन सब सवाल है और ये सवाल अपना माइक ले जाकर सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए। वोट ब्यूरो में दूसरे नंबर पे क्यों है? ये सुशासन का जुमला है? ये सारे सवाल हैं और इन सवाल का जवाब मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता से, जनता दल यूनाइटेड के नेता से मैं पूछना चाहता हूं और वो ये बताएंगे कि बिहार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हो रहा है, आज गरीब अगर थाने में जाता है तो वो डरता है और शोषित होता है और वो शोषण का शिकार होता है, वो शोषित आदमी। और शोषण इसलिए कि हर चीजों में बिहार सरकार के बाबू कहते हैं कमीशन दो। और सुनने में आया है कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश को बिहार का इलेक्शन जीतने का इनाम भी मिल गया है, उनका प्रमोशन हो गया है राज्य में और आरएसएस का कोटा भी लागू हो गया। ये हमारे राज्य में नहीं होता था 1990 से 2005 तक। इनके अशोक चौधरी ने कहा कि आरएसएस का कोटा लागू है। जो बेरोजगार मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं, उनका पलायन कब बंद होगा? जिस तरीके से 27,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिसमें 70 साल की महिला के अलावा 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुए हैं, उन बलात्कारियों को ये संपोषित क्यों कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी जी, उस राज्य सरकार में ये तो दायित्व था, उनका बनता था कि वो मंदिर में जाते थे तो मंदिर को धुला नहीं जाता था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने सतौर पर कहा है कि आरजेडी के कई नेता और विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान है। सबसे पहले स्वागत है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से देखते हैं, कई दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की ओर से कि कई नेता और विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं? सबसे पहले तो किसी के सपने देखने का अधिकार तो हम छीन नहीं सकते हैं। सपना देखना जनता दल यूनाइटेड के किसी प्रवक्ता या किसी नेता का हक है, हम किसी की हकमराई नहीं करते। दूसरी बात, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज है, जनता दल यूनाइटेड के जिस प्रवक्ता का आपने बाइट सुनाया, नीरज कुमार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये ज्यादा न इतराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बिहार की एक एक जनता जानती है कि इनका इतरापन, इनका ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी है। और सुनने में आया है कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश को बिहार का इलेक्शन जीतने का इनाम भी मिल गया है, उनका प्रमोशन हो गया है। तो बिहार की जनता जानती है कि बिहार की जनता के वोटों के जनादेश की चोरी नहीं डकैती हुई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सवाल ये है, आप सपना देखते हैं, अच्छी बात है। बिहार के जो 14 करोड़ जो आवाम है, जिसमें 7 करोड़ लगभग 80-85 लाख के करीब जो वोटर हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा? उनको पलायन से मुक्ति कब मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,90,000 जो 10,000 रुपए आपने महिलाओं के खाते में डाले आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए, वो बाकी राशियां कब मिलेगी? क्योंकि नालंदा में महिलाओं ने हजारों की संख्या में रोड पर आंदोलन किया है कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं, हमारा पैसा कब दोगे? सवाल का जवाब देंगे नीरज कुमार और ये बताएंगे कि जो ई श्रम पोर्टल पे लगभग 4 करोड़ 35 लाख जो बेरोजगार मजदूर हैं, वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं, उनका पलायन कब बंद होगा? और ये मैं राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं बता रहा हूं, भारत सरकार, बिहार सरकार को मैं कोट कर रहा हूं। ये इनका निकम्मापन 20 सालों से, उसके बाद जनता के जनादेश की चोरी। तो ये इतराए ना, मुद्दे पर आए और बताएं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से क्या किसानों को उनके धान के कीमत का लागत मिल रहा है? सुनने में आया है कि सरकार ने 1300 से 1400 रुपए क्विंटल के हिसाब से प्रति क्विंटल धान की खरीदारी की है, कर रहे हैं, और बिचौली 1800 रुपए क्विंटल कर रहे हैं। तो क्या 1 क्विंटल अगर धान बेचता है किसान, उसके जो लागत है उसके पास आती है, लागत से ज्यादा उसको मिलता है? इस बिहार प्रदेश का जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो बताती है 95 लाख लोग
जिनकी आमदनी 5,200 रुपए के करीब महीने है, उनका घर कैसे चलेगा? इस सवाल पे जवाब देंगे। और वो ये बताएंगे कि बिहार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हो रहा है, जिस तरीके से 27,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिसमें 70 साल की महिला के अलावा 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुए हैं, उन बलात्कारियों को ये संपोषित क्यों कर रहे हैं? बिहार प्रदेश इनके सुशासन वाले, जुमले वाला सुशासन के राज्य में दूसरे नंबर पे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में दूसरे नंबर पे क्यों है? ये सुशासन का जुमला है? ये सारे सवाल हैं और इन सवाल का जवाब मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता से, जनता दल यूनाइटेड के नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि 1,90,000 कब देंगे? वो कहते हैं कि पहले जो 90 से 5 का जो दौर था वो किस तरीके का जंगल राज था और आज के वक्त में सुशासन क्या है? हाँ, सुशासन यही है। आज के दौर में सुशासन यह है, पहले गरीबों की सरकार थी, गरीब वंचित शोषितों की सरकार थी। किसी पिछड़े और दलित के ऊपर पेशाब नहीं किया जाता था। बिहार प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी जी, उस राज्य सरकार में ये तो दायित्व था, उनका बनता था कि वो मंदिर में जाते थे तो मंदिर को धुला नहीं जाता था। आज इनके शासन सत्ता में जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, मधुपुरा में मंदिर में जाते हैं, मंदिर को धोना पड़ता है। आज गरीब अगर थाने में जाता है तो वो डरता है और शोषित होता है, और वो शोषण का शिकार होता है, वो शोषित आदमी। और शोषण इसलिए कि हर चीजों में बिहार सरकार के बाबू कहते हैं कमीशन दो, कमीशन दो। ये बिहार में नहीं होता था। पहले थानेदार अगर गरीब दलित पिछड़ा अगर जाता था, अकलियत जाता था थाने के अंदर, तो थानेदार खड़ा होकर बात करता था इज्जत से। आज पैर पे पैर चढ़ा के बैठता है और किसी कथावाचक के ऊपर, सर के ऊपर मुंडन करवाया जाता है और उसको फिर पेशाब पिलाया जाता था। ये नहीं होता था हमारे राज्य में, ये आज होता है राज्य में। और आरएसएस का कोटा भी लागू हो गया, ये हमारे राज्य में नहीं होता था। 1990 से 2005 तक इन्होंने, इनके अशोक चौधरी ने कहा कि आरएसएस का कोटा लागू है, नेशनल दामाद आयोग का गठन हुआ है, बिहारियों को रोजगार कब मिलेगा? वो सवाल फिर से जिंदा है। ये हमारे शासन सत्ता में है कि आखिर तेजस्वी यादव चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार गायब हो गए, मीडिया से दूरी बना ली। कहा जा रहा है कि हार से जो सदमे में चले गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये हार जो चिल्ला रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, इतनी बेशर्मी ना। समीकरण ध्वस्त हो गया। यहाँ 1,90,00,000 के करीब हमको वोट मिले और कहते हैं कि एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया। कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? 85,000 वोट लेके आते हैं, सत्ता पे काबिज होता हैं, हम करोड़ों में वोट लेके आते हैं और कहते हैं कि एमवाई समीकरण ध्वस्त हुआ। अरे ध्वस्त हुआ है यहां का विश्वास, इस लोकतंत्र का विश्वास, जनता का विश्वास लोकतंत्र से ध्वस्त हो गया है। इलेक्शन कमिश्नर बिक गए हैं, सीबीआई ईडीज बिकी हुई है, संविधान के रक्षक संविधान के भक्षक बन चुके हैं। ये फर्क है। और हम इलेक्शन जरूर हार गए हैं ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा है। हम सड़क से लेकर सदन तक रहेंगे। और कह दीजिए, ये छटपटाहट, ये बौखलाहट, ये इनका इतरापन यही बताता है कि आप जनादेश की चोरी करके आए हैं। नहीं तो आप इस तरीके की बात नहीं बोलते। अगर वाकई में जनादेश की चोरी नहीं करते, आपको जनता अगर जिताई होती। और भर कॉन्फिडेंस में न रहे। सवाल यह है, गरीब शिक्षकों की फिर बहाली कब होगी? बेरोजगारी कब दूर होगी? 1,90,000 कब महिलाओं के खाते में जाएंगे? पलायन कब रुकेगा? शिक्षा पे पलायन कब रुकेगा? चिकित्सा पे पलायन कब रुकेगा? बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी? इन सब सवाल हैं। और ये सवाल अपना माइक ले जाकर सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए, क्या ये सवाल का जवाब दे पाएंगे? है उनके पास हिम्मत? बेरोजगारी के बिहार को दूर कर देंगे? अगर है हिम्मत तो काम करें, लफाजी ना करें। चलिए, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सर तौर पर हमला बोलते नजर आ रहे थे एनडीए सरकार के ऊपर। जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।